बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? आप खैरियत से हैं? आई एम साजिद हफीज मलिक। आई एम ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, लैंग्वेज एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, मैनेजमेंट and marketing professional, educational consultant. I have been the part of Government of Punjab for the teachers training, and I am the part of the Government of Azad Kashmir for the youth empowerment program. And beside this, I am equally facilitate in the private sector, especially the colleges and universities across the Pakistan. So my domain is in soft skills that start from the confidence, communication, and its end for the target achievement. आज हम बात करेंगे व्यूअर्स कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पे अक्रॉस द पाकिस्तान मुझे क्यूरीज और इंक्वायरीज आती रहती हैं कि कॉन्फ्लिक्ट पे बात करें। आज हम बड़ी तफसील से कॉन्फ्लिक्ट पे बात करेंगे और उम्मीद है कि आज की ये एपिसोड यकीनी तौर पे आपकी इनफरादी ज़िंदगी में और आपकी इज्तिमाई ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली लाएगी। हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट। याद रखिए, कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहीं भी हो सकता है, आपके घर पे, आपके वर्क प्लेस पे। नॉर्मली जिस कॉन्फ्लिक्ट की बात हम इस वक्त करना चाह रहे हैं प्रोफेशनली, जब आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो वर्क प्लेस पे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वो क्या होते हैं और उनके साथ हमने मैनेज कैसे करना होता है अपने आप। हम इसको बकायदा स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है उसकी डिस्कशन रिव्यू है, कॉमन वेज क्या हैं कॉन्फ्लिक्ट को डील करने के और इसके पावर स्ट्रेटेजिक टूल्स क्या हैं, निगोशिएशन डायनामिक्स क्या होते हैं और कुछ रेफरेंसेस और कुछ एग्जांपल्स। इसमें हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल भी कोट करेंगे कि आप कॉन्फ्लिक्ट को आपने निगोशिएट कैसे किया या कौन सी मिसालें हमारे लिए मशाले राह हैं, बडिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, कॉपिंग स्किल्स क्या होती हैं। और ये हम सारी चीज़ें जो हैं आज की इस एपिसोड में कॉन्फ्लिक्ट में डिस्कस करेंगे। हम क्या इसका स्टार्ट करते हैं। जब आप कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो फौरी तौर पे आपके ज़हन में क्या आता है? कॉन्फ्लिक्ट क्या है? डिस्प्यूट है, झगड़ा हो जाता है ना, आपकी स्टेटमेंट डिफर कर जाती है किसी के साथ, ओपिनियंस के अंदर क्लैश आ जाता है, डिसएग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है ना, डाइवर्जन आ जाती है। आमतौर पे डिस्प्यूट आप इसको कहते हैं कि डिस्प्यूट से ये मुराद यहाँ नहीं है कि आप हाथ से आपकी लड़ाई शुरू हो गई है। डिस्प्यूट से जो मुराद हम यहाँ ले रहे हैं वो ओपिनियन का आपका क्लैश आ जाना, आपकी जो ओपिनियन में जो डिफरेंस आ जाता है, हम डिस्प्यूट से मुराद इस चीज़ की ले रहे हैं। डाइवर्जन जो हो जाती है, डिसएग्रीमेंट जो आपका हो जाता है। तो आमतौर पे जब भी आप कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे तो फौरी तौर पे आपके ज़हन में ये 4 5 6 चीज़ें आएंगी। और देखिए कि नेचुरल है, अमूमन घरों में भी इख्तलाफ हो जाता है। घरों में फ़र्ज़ कीजिए, ज़रूरी नहीं कि हर भाई की सोच दूसरे से मिलती हो, हम एक जगह पर रहते हो, एक कम्युनिटी में इख्तलाफ। देखिए, इख्तलाफ कोई बुरी बात नहीं है, इख्तलाफ हुस्न होता है। आपका जहन जो है वो जब दूसरे अजहान से मिलता है तो कहा जाता है कि अजहान जो होते हैं वो एक जहन से बेहतर होते हैं। तो ये डिफरेंट ऑफ ओपिनियन, ज़रूरी नहीं कि इसको नेगेटिव लिया जाए, इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, आज हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे और इसी के बारे में हम बात करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं व्यूअर्स, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं? बेसिकली द अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको अपॉर्चुनिटी का नाम दे रहा हूं, द अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव सिचुएशन, द अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव सिचुएशन एंड स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, यानी कि किसी भी सिचुएशन को बेहतर करने की अपॉर्चुनिटी और जो आपके रिलेशनशिप होते हैं उनको मजबूत करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना, देखिए कॉन्फ्लिक्ट में आना एक अलग बात है, कॉन्फ्लिक्ट को
ऑन करके उसको मैनेज करना बहुत बड़ा आर्ट है। यकीन जानिए ये बहुत बड़ा आर्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट की मैनेजमेंट की हमने तारीफ क्या की, ये एक अपॉर्चुनिटी है। किस चीज की अपॉर्चुनिटी है? टू इंप्रूव सिचुएशंस एंड स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स। ये हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की हमने डेफिनेशन की। और याद रखिए कि इसके जो कॉमन वेज होते हैं आमतौर पर कॉन्फ्लिक्ट को की डीलिंग के हवाले से, आमतौर पे कॉन्फ्लिक्ट की जो बुनियादी वजूहात हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं होता। देखिए अब फर्ज कीजिए किसी बात पे कोई आपसे नाराज है, बजाय कि उस बात को फौरी तौर पे उसको एंगेज किया जाए, अलाइव किया जाए, उससे बात की जाए, कम्युनिकेट किया जाए ऑनेस्टी के साथ, हम जब डिलेइंग प्रैक्टिस इस्तेमाल करते हैं ना व्यूअर्स, बात को लिंगर ऑन करने की कोशिश करते हैं, इग्नोर करने की पॉलिसी इख्तियार करते हैं, तो यकीन जानिए बहुत मुश्किल पेश आती है। तो लिहाजा ये जो डिलेइंग है इस प्रैक्टिस को इसमें नहीं होना चाहिए। फिर ईगोइज्म हमारे अंदर जो हमारी अनायत आ जाती है, अनापरस्ती, ये ईगोइज्म भी कॉन्फ्लिक्ट को हवा देती है। अब देखिए थोड़ा सा अपने आप को समझा लेने वाली बात होती है। आप थोड़ा सा सिचुएशन के साथ कंपेटेबल हो जाते हैं जब, और डाइजेशन कर लेते हैं, आपकी अडॉप्टेबिलिटी हो जाती है व्यूअर्स, तो ये मसला हल हो जाता है। आप अगर इसको सेल्फ सेंटर्ड हो जाए और कहे नहीं मैं इस पे मैं ना मानूं, तो ये बात बढ़ना शुरू हो जाती है। और इन दोनों के साथ साथ जो मैंने अभी बात की, आप क्या ये समझते नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाए तो हम, क्योंकि हर हर दोनों फ्री कैन में से हर एक सोच रहा होता है कि पहला स्टेप कौन ले, मैं लूं कि वो ले, तो पहले स्टेप का ना लेना, डोंट टेक द फर्स्ट स्टेप, ये बड़ी वजह बनती है कॉन्फ्लिक्ट की। यानी कि आप अगर कॉन्फ्लिक्ट हो ही गया है तो आप आगे बढ़िए, उसको मैनेज करने की कोशिश कीजिए। हम जब उसको मैनेज करने की कोशिश ही नहीं करते ना, तो एक कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावे की और उसको इजाफा करने की बहुत बड़ी वजह ये भी बन जाती है। और फिर होता है क्या, ऐसा करने से सिचुएशन वर्स हो जाती है, फिर चीजें आपके हाथ से बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं और फिर आप एग्रेसिव अप्रोच इख्तियार कर लेते हैं। याद रखिए बसों का एग्रेसिव अप्रोच काम करती है लेकिन हर वक्त नहीं। स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट में अगर आपकी एग्रेसिव अप्रोच होगी, बिलअमूम, मैं बिलअमूम की बात कर रहा हूं, तो आप कामयाब नहीं होंगे। यहां तो बड़ा तहम्मुल चाहिए होता है, बड़ी बुर्दबारी चाहिए होती है, बड़े अच्छे अंदाज से बात करना होता है। अमूमन वर्क प्लेस एथिक्स की बात करते हुए हम जब एग्रेशन का सहारा वहां लेते हैं ना व्यूअर्स, हमें बड़ी परेशानी होती है। तो एग्रेसिव अप्रोच भी हमें नुकसान पहुंचाती है बहुत ज्यादा। और हमारी अक्सर कोशिश यही होती है टू नील डाउन अदर्स, बस उसको झुका दें। ये झुकाने वाला जो एलिमेंट है ना, आप किसी को इज्जत देके देखें, आप किसी को इज्जत देते हैं आपका रब आपको इज्जत देता है। ये नीलिंग डाउन जो इफेक्ट होता है ना, कि हमेशा हमने ये कोशिश करनी कि मैं ना झुकूं उसको झुका दूं, तो उसका नुकसान होता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है। और सेल्फ सपोजिशन, हम जो खुद ही चीजों को सपोज कर देते हैं, ये खुद ही जो इमेजिन कर लेते हैं ऐसे होगा, उसने ऐसे किया होगा। अमूमन क्या होता है, हम जब किसी की बात सुनते हैं और बगैर तहकीक किए, बगैर उसको इन्वेस्टिगेट किए हम उसको मनोन मान लेते हैं। बहुत बड़ी वजह है नुकसान होने की। तो हमने जो बात की है, ये सारे जो जितने पैरामीटर्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ये सारे इसमें शामिल हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स है, आपका ईगोइज्म है, डोंट टेक फर्स्ट स्टेप, और फिर उसका नुकसान क्या होता है, सिचुएशन को वर्स करता है। पर आपकी एग्रेसिव अप्रोच सिचुएशन को और खराब कर देती है, और फिर हमारा हर वक्त इसको झुकाने वाला एलिमेंट, और फिर हम जो खुद चीज़ों को खुद ब खुद एक्सपोज करके बैठ जाती हैं, ये सब चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं। जब ये आमतौर पर जब हम कॉमन बेस की बात करें, जो जिस हम कॉन्फ्लिक्ट को डील करते हैं, और फिर होता क्या, कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली उसको रिजॉल्व करने की कुछ स्ट्रेटेजीज हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले अवॉइडिंग, अब अवॉइड भी तो कर सकते हैं। फर्ज कीजिए आपको लगता है कि सिचुएशन वर्स हो रही है, तो अगर आप थोड़ा सा सिचुएशन को थोड़ा डाइवर्जन पे ले जाते हैं या अवॉइड करते हैं, अवॉइडिंग पॉलिसी इख्तियार करते हैं, तो क्या होता है, आपका जो मसला होता है वो बेहतर हो जाता है। तो अवॉइडिंग की जो पॉलिसी वो बड़ी बेहतर है। सबसे पहले अगर आप समझते हैं कि यहाँ अवॉइड करके मसला हल हो सकता है। डिफीटिंग, अगर तो आपके पास इतने अच्छे लॉजिक्स हैं या इतने अच्छे आर्गुमेंट्स हैं कि आप वाकई उससे बात करके और टेक्निकली ग्राउंड्स के ऊपर
लॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर उसको डिफीट कर सकते हैं लॉजिकली, तो फिर तो ठीक है, वरना अवॉइड करना बेहतर है। कंप्रोमाइजिंग, कहीं आपको चीजों को कंप्रोमाइज करना होता है, कुछ उसकी मान ली, कुछ अपनी मनवा ली। बस औकात कॉन्फ्लिक्ट को डील करने का तरीका बता रहा हूं, ये बड़ा हैंडी टिप बता रहा हूं कंप्रोमाइजिंग वाला। और फिर अकोमोडेशन, अकोमोडेटिंग, अब बस औकात जानबूझ के दूसरे फ्रीक को फैसिलिटेट करते हैं, अकोमोडेट करते हैं कि मसला हो जाए, तो अकोमोडेटिंग की बड़ी अच्छी पॉलिसी इसमें इख्तियार की जा सकती है। और फिर कोलैबोरेशन, एक कोलैबोरेटिंग, बस औकात होता यह है, अगर आप समझती हैं कि मसला आपसे मैनेज नहीं हो रहा, तो फिर आप कुछ 2 4 5 6 ऐसे अफराद जिनका जहन मिलता है या जिनके अंदर कन्विंसिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप उनको साथ मिलाते हैं और कोलैबोरेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको डील करने की कोशिश करते हैं। तो आमतौर पे जो स्ट्रेटजीज होती हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की, मैंने बताया अवॉइडिंग, डिफीटिंग, कंप्रोमाइजिंग, अकोमोडेटिंग एंड कोलैबोरेटिंग। ये बाकायदा जब इसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं ना, आप यकीन जानिए आप खुद महसूस करते हैं कि आपके अंदर ये तब्दीली आती है और आहिस्ता आहिस्ता आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना शुरू कर देते हैं। ये बड़ा मसला है। हमारी ग्राउंड रियलिटी ये है, जिस उस मुआशरे का हम हिस्सा है, हमारे यहाँ इन चीज़ों को इख्तियार करते हुए थोड़ी मुश्किल पेश आती है, लेकिन एक मरतबा अगर आप इसको मैनेज कर लें और इसको आप अडॉप्शन में ले जाएं, तो यकीन जानिए आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये हमारे कोर्स का हिस्सा होना चाहिए, हमारे तलीमी इदारों के अंदर, कि कॉन्फ्लिक्ट के सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहिए और उसको निगोशिएट कैसे किया जाएगा, इस गाइडलाइंस देनी चाहिए। यही तो वजह है कि आज पूरा मुआशरा इंतशार का शिकार है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर नहीं पा रहे, हमें बताया नहीं जा रहा कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना कैसे है, हालांकि बड़ा आसान सा है। हम थोड़ा आगे चलते हैं व्यूअर्स, देखिए फिर उसका रिजल्ट क्या होता है। जो हमने भी बात की है उसका रिजल्ट ये होता है, जब हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज नहीं कर पाते तो उसका रिजल्ट ये होता है 3 Ds। मैंने 3 Ds का नाम दिया। मिसाल के तौर पर डिसहार्मनी हो जाती है, सिचुएशन मुवाफिक नहीं रहती, डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्टर्बेंस, डिसहार्मनी, डिस्प्यूट और डिस्टर्बेंस, ये 3 एलिमेंट हैं व्यूअर्स जो उसका रिजल्ट आफ्टर इफेक्ट्स के सामने आते हैं, आउटपुट के रूप में सामने आते हैं। क्योंकि आपने वहां मेहनत नहीं की होती, चीजों को मैनेज नहीं किया होता, डिलेइंग टैक्टिक्स यूज किए होते हैं, तो फिर आप आपस में शेडर हो जाते हैं। तो लिहाजा आज हम कोशिश करेंगे इस एपिसोड में कि आपको टूल्स बता सकें, अगर आप इस सिचुएशन में आ ही गए तो मैनेज कैसे करना है। और ये कॉर्पोरेट सेक्टर में बकायदा इस पे गाइड किया जाता है और बताया जाता है व्यूअर्स। और ये अगर वेस्ट का कंपैरिजन करें तो वहां बकायदा इसकी थेरेपीज कराई जाती हैं। देखिए जब आप कॉन्फ्लिक्ट को निगोशिएट करते हैं तो निगोशिएशन जो डायनामिक्स होते हैं ना, उसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। आपको फर्ज कीजिए किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट है, उसके 2 रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता है एग्रीमेंट, यहां पे एग्री कर जाए, या तो वो आपसे, दूसरा फरीक आपसे एग्री कर जाए या आप उससे एग्री कर जाए। और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर क्या है, निगोशिएशन है। कहीं ना कहीं तो निगोशिएट करना है ना, या तो फुली एग्री कर जाए। ये निगोशिएशन और एग्रीमेंट ये दोनों आपस में बिल्कुल ये ऐसे हैं कि जिस तरह ये आप ये कहें कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यस, ये पैरेलल काम करते हैं, बिल्कुल पैरेलल। या तो आप एग्री कर जाते हैं, या तो एग्री कर जाते हैं यस में या नो में, या कहीं ना कहीं आपको निगोशिएट करना होता है व्यूअर्स। तो बेहतरीन तरीका क्या है, निगोशिएशन डायनामिक का बेहतरीन जो तरीका है, या तो आप उसकी मान लें या आपके पास लॉजिक्स होने चाहिए, मनवा लें, या कहीं ना कहीं निगोशिएट करें, जिसे आप 50-50 कहते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, ये आपकी हार नहीं है, ये आपकी जीत है। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर जाएं तो ये आपकी जीत है। इसी बात को बुनियाद बनाकर झगड़े हो जाते हैं। ये जो लेग पुलिंग का एलिमेंट हमारी इंडस्ट्री में पाया जाता है बदकिस्मती के साथ, उसकी बुनियादी वजह क्या है, हम जो वो चीजों को कन्फाइन कर लेते हैं और आइसोलेट होने की कोशिश करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर। ये जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट में चीजें पढ़ाई जाती हैं, इसमें बुनियादी वजह ये है। तो हमने जब डायनामिक्स की बात करनी है तो 2 इसके कॉन्सेप्ट हो सकते हैं।
या तो एग्रीमेंट और या कंप्रोमाइज। और व्यूअर्स, जब आप इफेक्टिव नेगोशिएशन स्किल्स की बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हमने स्टार्ट में बात किया, इस वक्त हम नेगोशिएशन की तरफ चल रहे हैं। जब आप इफेक्टिव नेगोशिएशन स्किल्स की बात करते हैं तो सुनते जाइए, नंबर 1 पर जो चीज आती है वो आपका इमोशनल कंट्रोल है। आमतौर पे बहुत सारे मामलात में हम अपने ऊपर काबू नहीं कर पा रहे होते। अब मुझे खुद बताइए, हम बस औकात कोई किसी सिचुएशन में गुस्से में आ जाते हैं तो हम इतने बढ़ जाते हैं कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे होते हैं। हमारा टॉलरेंस लेवल का किस हद तक गिर जाता है, आप बताइए। बजाय के सिचुएशन को डिफ्यूज करने के, वो सिचुएशन हमारे हाथ से निकल जाती है। ये जो आपका इमोशनल कंट्रोल है बड़ा जरूरी है, और ये प्रैक्टिस से आता है, फॉरगिवनेस से आता है, गिव अवे से आता है, इज्जत देने से आता है, पेशेंस से आता है, रिस्पेक्ट से आता है, यस, कंप्रोमाइज करने से आता है। फिर आपका आई कांटेक्ट। एक तो आप झगड़ा कर रहे हैं या आपसे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हम मिलना नहीं चाह रहे होते, जितना आप इससे छुपने की कोशिश करते हैं आप उतना इसमें इंडल्ज होते हैं। आमतौर पर बेहतरीन तरीका है कॉन्फ्लिक्ट को नेगोशिएट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बैरियर्स नहीं होने चाहिए, फौरी तौर पर आपका, यस। हम ये समझते हैं कि हम सिचुएशन को अवॉइड करके मसला हल कर लेंगे, सिचुएशन वर्स हो जाती है, याद रखिएगा, वो हमारे हाथ में नहीं फिर रहती। आप फौरी तौर पर मुलाकात करें, आई कांटेक्ट करें, जितना जल्दी इसको मैनेज कर लेंगे आप उतना जल्दी निगोशिएट कर लेंगे। और निगोशिएशन का जो स्टेप है, और इसमें अगर आप मेहनत नहीं करते, अवॉइड करने की कोशिश, लिंगर ऑन करने की कोशिश, इसके नुकसान, तो उसको लिंगर ऑन नहीं करना। फिर आपके कुछ पर्सनल एथिक्स भी तो हैं, आप उनको भी इख्तियार कीजिए। हम तो नॉर्मली एथिक्स और नॉर्म्स की बात ही नहीं करते। मुझे एक बात बताइए, हमारे मज़हब में तो ये कहा जाता है कि सलामी पहल करने वाला भी उसको भी वो उसका अजर बहुत ज्यादा है, चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए बस औकात। तो एथिक्स जो हैं ये वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन। मैंने कुछ लोगों को देखा है, अगर नुकसान हो गया ना तो वो उसको मैनेज करते हैं बड़े अच्छे तरीके से। आप उसको क्या कर सकते हैं? तो यहाँ हम एथिक्स पे मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरत है हमारे इदारों के अंदर ट्रेनिंग्स के हवाले से। लिसनिंग, जब हम सुनते नहीं हैं, किसी का मौक़िफ़ सुनने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ हमारा अंदाज क्या होता है अपनी बात को डिक्टेट किया जाए। तो जब आप चीज़ को सुनते ही नहीं है ना, सिर्फ डिक्टेट करने की पॉलिसी इख्तियार करते हैं व्यूअर्स, तो फिर आपको ये नुकसान होता है। तो लिसनिंग बड़ी ज़रूरी है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए। आप उसको सुनना है, मुकदमे को, बात को सुनना है। फिर टॉलरेंस बड़ा ज़रूरी है। अगर आप चीज़ों को टॉलरेट नहीं करेंगे तो सब कहता है आपको बड़ा दिल बड़ा रखना पड़ता है, चीज़ों को टॉलरेट करना पड़ता है व्यूअर्स। तो ये जो कुछ स्टेप्स हमने डिस्कस किए कि आपका इमोशनल कंट्रोल, आपका आई कांटेक्ट, आपके पर्सनल एथिक्स, आपकी लिसनिंग और आपका टॉलरेंस, ये है इफेक्टिव निगोशिएशन स्किल्स, जिस पे आप मेहनत करके अपने बहुत सारे मामलों को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, निगोशिएशन के बेसिकली कुछ पावर स्ट्रेटेजिक टूल्स भी हैं जो बड़े इफेक्टिव होते हैं। मिसाल के तौर पे लीव योर ईगो। क्या हो जाएगा अगर हम अपनी ईगो को छोड़ देंगे? तो क्या हो जाएगा अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है? तो अगर हम थोड़ी देर के लिए अपने को समझा लेंगे, अपनी ईगो को छोड़ देंगे, अपनी अना से बाहर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? आप हार तो नहीं जाएंगे बल्कि आप जीत जाएंगे। तो ये एक पहला बड़ा हैंडी मैंने टिप बताया आपको, लीव ईगो। सेकंड, इफेक्टिव स्पीकिंग, बजाय कि छुपने के बात करें, कम्युनिकेशन गैप ना आने दें, बात करें, बैरियर्स को ना आने दें, आप अच्छे अंदाज में बात करें। इफेक्टिव स्पीकिंग बेहतरीन पावर टूल है निगोशिएशन का, याद रखिएगा। अपॉर्चुनिटीज, मौके की तलाश में रहे ना, आप समझें कि सिचुएशन थोड़ी सी डिफ्यूज हुई है तो आप कोई सी उस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते हुए अपना रोल प्ले करें। बस औकात कोई इशू अगर हो जाता है तो आपको ऐसा मौका मिल जाता है जहां आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ये आपने खुद गौर करना है, खुद हिकमत से आपने चीज़ों को यूज करना है। गिव एंड टेक, देखें बस औकात गिव एंड टेक, कुछ देना होता है कुछ लेना होता है। लाइफ के अंदर इस तरह निज़ाम चलता है, इस तरह जिसको हम कंप्रोमाइज कह रहे हैं, जिससे हम अकोमोडेटिंग पॉलिसीज की बात की हमने,
ये गिव एंड टेक एंड लाइफ का स्ट्रक्चर सारा ऐसे ही है। आपको अपनी मर्जी की चीज़ तो कभी भी नहीं मिलती। कभी आपको कुछ पाने के लिए कुछ बसों का खोना होता है और छोड़ना भी होता है। तो गिव एंड टेक की पॉलिसी भी हम तैयार कर सकते हैं। रिस्पेक्ट, जितनी आप व्यूअर्स किसी को इज्जत देंगे, ये वाइस वर्सा है, ये आप उतनी आप ले लेंगे। तो आज आप ये खुद फैसला करें कि जब आप चीज़ों को निगोशिएट करती हैं, उसके पावर टूल्स में आपने लीव योर ईगो। सेकंड मैंने बताया इफेक्टिव स्पीकिंग, अपॉर्चुनिटीज, गिव एंड टेक एंड रिस्पेक्ट। ये 5 एलिमेंट हैं जिनको आपने हमेशा याद रखना है, जो आपके काम आएंगे। हम थोड़ा आगे चलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट एंड निगोशिएशन की बात करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अब याद कीजिए हजर अस्वद के वाक़ये को, जब झगड़ा हो गया था कबाइल का, तो क्या तय हुआ? तय क्या हुआ? तय ये हुआ कि कल सुबह जो सबसे पहले हरम में दाखिल होगा उसको मौका दिया जाएगा कि वो हजर अस्वद को नस्ब कर सके। और तारीख गवाह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह वहां सबसे पहले मौजूद हुए। और फिर भी आपकी हिकमत देखिए, आपने चादर मंगवाई और सारे कबाइल में से हर कबीले के सरदार को चादर का एक जो कॉर्नर था वो पकड़ाया, चारों तरफ से 1 2 3 4, हजर अस्वद को चादर के दरमियान में रखा और सब कुछ साथ मिला के सबके मुश्तरका इंसेंटिव को बरकरार रखते हुए, किसी की नाराजगी से बचते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हिकमत और फरासत के साथ हजर अस्वद लगाया। खुद अपना लीडरशिप रोल नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहा, डिसीजन मेकिंग आपके पास रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से हजर अस्वद को नस्ब किया, लेकिन अब तमाम को मिला भी लिए। ये बेहतरीन मिसाल है जो हम इस्लामी हिस्ट्री से ले सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की, निगोशिएट करने की, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी से हमें मिलती है। और फिर क्या हुआ? कबाइल में झगड़ा भी ना हुआ और मसला भी हल हो गया। तो ये बेहतरीन एग्जाम्पल है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना मुश्किल नहीं है जब आपकी नीयत अच्छी। When there's a will, there's a way। अगर आपकी ख्वाहिश है तो आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर लेंगे। थोड़ा सा इसको अगर हम मजीद देखें, जब हम बड़ी टेक्निक्स की बात करते हैं, क्विक स्ट्रेस रिलीफ क्या होता है? क्विक स्ट्रेस रिलीफ, बस वक्त कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंजाइटी और टेंशन और फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। तो फौरी तौर पे बस वक्त जिस तरह वो एक बूस्टर नहीं लगाना होता, तो जितना जल्दी आप अपने आप को उससे रिलीफ दे देते हैं, उतना जल्दी आप कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ जाते हैं। जितनी जल्दी सिचुएशन को हमवार कर लेते हैं, चीजों को डिफ्यूज करके नॉर्मल हालात की तरफ ले आते हैं, ये पहला टूल है। जितना दूसरा है इमोशनल कंट्रोल, जितना आप अपने इमोशंस पे काबू पा लेते हैं, आप यकीन जानिए आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर लेते हैं। इस सेकंड। थर्ड वन, कंस्ट्रक्टिव वे आउट, कि आपने खुद देखना है कौन सा प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव वे आउट है जो आपने फाइंड आउट करना है। अल्लाह ने हिकमतें फरासतें हमें सारे को दे रखी हैं, ये कंस्ट्रक्टिव वे आउट हमने खुद फाइंड आउट करना है। और फोकस ऑन बिहेवियर और इवेंट्स, नॉट ऑन पर्सनैलिटीज। ये तो आपका मजहब ही कहता है। गुनाह से नफरत करनी चाहिए, गुनाहगार से नफरत नहीं करनी चाहिए। देखें आपने किस पे फोकस करना है, आपने बिहेवियर और इवेंट पे करना है, पर्सनैलिटीज को फोकस नहीं करना। ये बड़ी टेक्निक्स हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं। क्विक स्ट्रेस रिलीफ फौरी तौर पे, इमोशनल कंट्रोल, कंस्ट्रक्टिव वे आउट और फोकस ऑन बिहेवियर एंड इवेंट्स, नॉट ऑन द पर्सनैलिटीज। ये है बड़ी टेक्निक्स कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के। तो देखिए व्यूअर्स, कॉन्फ्लिक्ट का हो जाना एक फितरी बात है, लेकिन आप कितनी खूबसूरती से और कितने इफेक्टिवली इसको मैनेज करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज उम्मीद करता हूं कि कॉन्फ्लिक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें मैंने आपसे की हैं, जो है टिप्स मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ, आप उनको अप्लाई करेंगे, अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बनाएंगे और यकीन जानिए आप इनफरादी तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी अपने घर के अंदर, अपने इलाके के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, अपनी फैमिली में, अपने ऑफिस में, वर्क प्लेस के अंदर, जहां जहां
आप ये समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जितना अच्छा रोल प्ले करेंगे आप बहुत जल्दी उसको निगोशिएट कर लेंगे, जितना जल्दी चीजों में एडजस्ट कर लेंगे, कम्युनिकेशन गैप को कम करने की कोशिश करेंगे, आप बेहतर कर लेंगे अपने आप को। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड में यकीनी तौर पे आपने बहुत सारी बातें सीखी होंगी। इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी नई एपिसोड के साथ आपके सामने मैं आता रहूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें, और इस उम्मीद के साथ कि हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा हमारी मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।